हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा वाष्पन यानी कि इवोपरेशन, और दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। वाष्पन को हम लोग वाष्पीकरण भी बोलते हैं, और आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण एक क्रिया है। वाष्पीकरण क्या है? तो एक क्रिया है जिसमें द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है। देखो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है, किसी भी ताप पे द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पन कहलाती है, किसी भी ताप पे। और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कोई भी पदार्थ अपनी अवस्था तभी परिवर्तित करेगा जब उसके टेम्परेचर में चेंजेस आएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर जो होता है यानी कि जो ताप होता है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है पदार्थ के अवस्था परिवर्तन में। ठीक है, तो यहाँ पे भी ताप की बात करेंगे क्योंकि द्रव जो है वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। वाष्प जो है एक तरह का गैस है। ठीक है, सिंपल से बात समझो कि वाष्प जो है एक तरह का गैस है, और द्रव तो जानते ही हो। ठीक है, तरल पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव बोलते हैं। तो यहाँ पे एक पदार्थ का जो है एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर का बात किया जाएगा। बट यहाँ पे जो टेम्परेचर यानी कि ताप जो है वो कोई निश्चित वैल्यू का नहीं होगा। ठीक है, इससे पहले जो भी हम क्वथनांक पढ़ाए या हिमांक पढ़ाए तो उसमें देखोगे किसी निश्चित ताप पे लिखते थे हम लोग। उसका जो डेफिनेशन लिखे हैं वो क्या लिखे हैं? किसी निश्चित ताप पे, मतलब उसका जो ताप था वो निश्चित था या कांस्टेंट था। लेकिन यहाँ पे ताप का वैल्यू कुछ निश्चित नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? किसी भी ताप पर, मतलब कोई भी ताप का वैल्यू हो सकता है। द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पन कहलाती है। द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पन कहलाती है। और आप लोग पढ़े हो गए यार, ठीक है, कि गर्मी के दिनों में या पढ़ाया गया होगा बहुत तरह वाष्पन का हम लोग जो चीज़ है या इसका जो यूज है हम लोग अपने रेगुलर लाइफ में देखते रहते हैं। ठीक है, तो पहले एक नॉर्मल बात तो ये है कि जो वाष्पन होता है उसमें होता है क्या है कि मान लो कहीं पर पानी रखा हुआ है किसी बर्तन में, या कोई वाटर सोर्स भी हो सकता है जैसे नदी तालाब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब टेम्परेचर का वैल्यू, वेदर का टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ता है या इसको जब भी हीट मिलता है, ताप इसका बढ़ता है, तो यहाँ से पानी जो है ना वेपर बन के धीरे धीरे क्या होने लगता है? ऊपर उठने लगता है अपने आप ही। तो ताप बढ़ने के कारण या ताप मिलने के कारण ये जो पानी है ये किस में परिवर्तित हो रहा है? वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है, ठीक है, ये जो प्रक्रिया है जिसमें पानी जो है वाष्प का रूप ले लेता है, इस प्रक्रिया को या इस क्रिया को ही क्या बोलते हैं हम लोग? वाष्पन बोलते हैं। ठीक है, गर्मी के दिनों में देखोगे नदी नाला जो है सूख जाता है, उसका पानी, इतना ज़्यादा पानी जो है वो क्या हो जाता है? वाष्प में परिवर्तित होता है। एक जल चक्र भी पढ़े होगे। चलो अभी जल चक्र वगैरह जानने का ज़रूरत नहीं है, फिलहाल अभी वाष्पन समझने का ज़रूरत है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गया। जैसे हम लोग कपड़ा भी धूप में सुखाते हैं तो वहाँ पे भी वाष्पन होता है। ये भी पूछा जाता है कि घड़ा में जब पानी रखा जाता है, 9th के क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि घड़ा में जब पानी रखा जाता है तो घड़ा का पानी जो है ठंडा क्यों रहता है गर्मी के दिनों में? तो वहाँ पे भी वाष्पन की क्रिया होती है। या फिर पूछा जाता है कि जो कूलर होता है, ठीक है, गर्मी के दिनों में हम लोग रूम को ठंडा रखने के लिए जो कूलर यूज करते हैं तो उसमें भी वाष्पन की क्रिया होती है। तो वाष्पन का क्रिया के दौरान ना थोड़ा सा ठंडापन भी रिवर्स में बढ़ता है। छोड़िए वो सब हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग बस अपने टॉपिक पे रखेंगे, फोकस करेंगे। ठीक है, और हम लोग को ये देखना है कि इससे क्या क्वेश्चन हम लोग के एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, एक्चुअली ये वाष्पन की क्रिया होता कैसे है थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी से हम बता देते हैं। जैसे मान लो ये वाटर का कोई सरफेस रहा, ऊपरी सतह रहा, ठीक है, और इस पे जितने भी वाटर के यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे, देखो डॉट डॉट हम डाल दिए, तो इनकी बीच का जो फोर्स होता है एक दूसरे के साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइटली बॉन्डेड होते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे इनको क्या मिला? ताप मिलता है। तो जैसे ही ताप मिलता है तो इनका बॉन्डिंग जो है ना वो टूट जाता है, और ये धीरे धीरे क्या होते हैं? भाप के रूप में परिवर्तित होकर ऊपर उठ जाते हैं। क्लियर है? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर इज कॉल्ड इवोपरेशन। द प्रोसेस मतलब क्या है? एक प्रक्रिया है। ठीक है, ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर। चेंज ऑफ ए लिक्विड मतलब लिक्विड से वेपर बनने का क्रिया है। एट एनी टेम्परेचर, किसी भी ताप पे, इज कॉल्ड इवोपरेशन। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया। किसी भी ताप पे लिक्विड का, ठीक है, लिक्विड का वेपर में चेंज होने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवोपरेशन। अगला पॉइंट क्या है? वाष्पन द्रव से वाष्प बनने की प्रक्रिया है।
ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाष्पन द्रव से वाष्प बनने की प्रक्रिया है। वाष्पन क्या है? तो द्रव से वाष्प बनने का जो प्रक्रिया होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पन बोलते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, द्रव से वाष्प बनने का जो प्रक्रिया है, द्रव से वाष्प बनने का जो प्रक्रिया है उसी को क्या बोला जाता है? वाष्पन बोला जाता है। क्लियर है? अगला पॉइंट क्या है? वाष्पन की प्रक्रिया क्वथनांक के मान से कम पे शुरू हो जाता है। देखोगे, वाष्पन की प्रक्रिया क्वथनांक के मान से कम पर शुरू हो जाता है। मान लो एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, पानी का क्वथनांक कितना होता है? ठीक है, पानी का क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट हम बता चुके हैं। बॉइलिंग पॉइंट मतलब बीपी, इसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस देते हैं तो ये पानी जो है उबलना शुरू हो जाता है। ठीक है, किसी भी पानी में उबाल कब आता है? तो जब उसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाता है। हालांकि हम बताएं कि प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मान लो एक नॉर्मल कंडीशन में, सामान्य कंडीशन में, सामान्य अवस्था में पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी होता है। लेकिन इसका इवोपोरेशन कितना टेम्परेचर पे स्टार्ट होता है? तो इवोपोरेशन के लिए आपको 100 डिग्री सी नहीं चाहिए, 100 डिग्री सी के नीचे ही इवोपोरेशन होने लगता है। ठीक है, जैसे अब मान लो गर्मी के दिन में हमारा मौसम का तापमान कितना रहता है? तो मौसम का तापमान लगभग हमारे यहाँ मैक्सिमम जाता है तो 46, 45 यही तापमान रहता है ना गर्मी के दिनों पे। तो क्या इतना पे पानी का इवोपोरेशन नहीं होता है? बिल्कुल होता है यार। ठीक है, तो पानी का जो इवोपोरेशन है ना 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही स्टार्ट होता है। ठीक है, प्रोसेस धीरे होगा, टेम्परेचर का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा इवोपोरेशन रेट जो है ना, दर जो है वो बढ़ जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री वो धीरे धीरे इवोपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आया बात समझ में? और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। ये पॉइंट यही चीज़ बता रहा है। वाष्पन की प्रक्रिया क्वथनांक के मान से कम पर शुरू हो जाता है। इवोपोरेशन स्टार्ट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड। ठीक है, इसको याद रखना। अगला पॉइंट क्या है? वाष्पन का मान निम्न कारणों पर निर्भर करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हम लोग डील करने जा रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं, सॉरी, हम लोग बहुत ही अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट डील करेंगे। ये जो अभी हमने बात बताया आप लोगों को, वाष्पन का मान निम्न कारणों पे निर्भर करता है। ठीक है, वाष्पन यानी कि इवोपोरेशन किन किन बातों पर डिपेंड करता है? तो ताप के वैल्यू पर डिपेंड करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। इधर इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, टेम्परेचर को शॉर्ट में TMPR लिख लेते हैं। सतही क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में। आर्द्रता, जिसको ह्यूमिडिटी बोला जाता है, ह्यूमिडिटी बोला जाता है। और तीसरा है हवा की गति, यानी कि स्पीड ऑफ एयर, स्पीड ऑफ एयर। तो इन 4 बातों पे, ठीक है, वाष्पन का यानी कि इवोपोरेशन जो है इन्हीं 4 बातों पे डिपेंड करता है। किन किन बातों पे? तो ताप पे, सतही भाग पे, मतलब जो कोई भी द्रव होगा उसके सतह पे, कि उसका सतह कितना छोटा है कितना बड़ा है, इस पे डिपेंड करेगा। आर्द्रता पे डिपेंड करेगा और हवा की गति पे डिपेंड करेगा। अब देखो, ताप बढ़ने से जो मैं पूछ रहा हूँ मन में भी बोल सकते हो। एक बात बताओ, ताप बढ़ने से यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से, तापमान बढ़ने से जो आपका इवोपोरेशन है वो बढ़ता है कि घटता है? ठीक है, तो ताप बढ़ने से, ताप अगर बढ़ेगा, देखोगे एरो हेड ऊपर की तरफ है, यानी कि एरो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब है कि ताप बढ़ रहा है। तो इसके थ्रू वाष्पन क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? तो ऑब्वियसली वाष्पन बढ़ेगा। गर्मी के दिनों में कपड़ा क्या हो जाता है? जल्दी सूख जाता है। गर्मी के दिनों में देखोगे तापमान मौसम का बहुत ज़्यादा रहता है, तो नदी नाला का पानी जो है क्या होता है? जल्दी सूखने लगता है। ठीक है, सतही भाग, सरफेस, मान लो अगर पानी का या जो भी द्रव है वो उसका सतही भाग बहुत ज़्यादा हो, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, जैसे मान लो 1 गिलास पानी है, तो 1 गिलास पानी को आप एक गिलास में रखो, 1 गिलास नहीं, 1 लीटर पानी है, इसको गिलास में आपने रखा, या फिर एक फैला हुआ ऐसा बर्तन में रख दिया 1 गिलास पानी का, तो ओबियसली ये पानी का यहाँ पे क्या होगा? सतह बहुत ज़्यादा होगा, इसका सरफेस एरिया क्या होगा? ज़्यादा होगा। और यहाँ पे क्या होगा? सरफेस एरिया कम होगा, इतना ही। तो ओबियसली इसको दोनों को सेम टेम्परेचर पे रख दिया जाए, सेम ताप में रख दिया जाए, मान लो गर्मी के दिन में धूप में रख दिया जाए, अपने छत पे ले जाके रख दोगे, तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा पानी पहले यहाँ से इवोपरेट हो जाएगा या वाष्प जल जाएगा? तो ऑब्वियसली बोलोगे कि सर इसका होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका सतही एरिया जो है या सतही भाग ज़्यादा होता है ऑब्वियसली। तो सतही भाग ज़्यादा होगा तो वाष्पन क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है। ठीक है, इसको याद रखना। आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी या आर्द्रता क्या होता है?
ठीक है। तो हमारे वायुमंडल में अगर नमी हो, मतलब पानी का मात्रा हो या वाटर बबल्स रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। जैसे हवा में बहुत ज़्यादा पानी का बबल्स रहेगा या पानी उसमें रहेगा, तो उसको हम लोग बात बोलते हैं। तो चलो, आर्द्रता बढ़ने से क्या होता है, आर्द्रता अगर बढ़ेगा तो वाष्पन जो होता है ना घटता है। ये बात याद रखना, ये इंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, पानी का मात्रा जितना ज़्यादा होगा हमारे वायुमंडल में, उतना ही वाष्पन की क्रिया कम होगी। ठीक है, जैसे जितना ड्राई मौसम रहता है ना, उतना ज़्यादा वाष्पन होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, हवा की गति। तेज अगर हवा बहेगा तो क्या होगा, उस क्रिया में भी वाष्पन बढ़ता है। तो चलो, आई होप कि ये सब बात आप लोगों को पहले से भी पता होगा। इसको बिल्कुल याद रखना, 3 चीज़ें बढ़ता है। 3 के केस में वाष्पन बढ़ता है। ताप के केस में ताप बढ़ता है तो वाष्पन बढ़ता है, आर्द्रता बढ़ता है, सतही भाग बढ़ता है तो वाष्पन बढ़ता है, हवा की गति से वाष्पन बढ़ता है। एक चीज़ में बस घटता है, आर्द्रता का वैल्यू बढ़ता है तो वाष्पन घटता है। यहाँ से अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपका इवोपोरेशन जो है ये क्या होगा, ये बढ़ेगा। आया बात समझ में, तो इवोपोरेशन बढ़ेगा। सरफेस एरिया होगा, टेंशन हम लिख दिए हैं, सरफेस एरिया बढ़ता है तो ऑब्वियसली इवोपोरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद ह्यूमिडिटी बढ़ता है तो इवोपोरेशन जो है ये घटता है। ठीक है, और लास्ट में है स्पीड ऑफ एयर भी बढ़ेगा तो इवोपोरेशन जो है ये क्या होगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। याद रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, VVI है, VVI मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो सर बोलते हैं वो आप लोग करते हैं, मैं तो यही उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है, पानी के वाष्पीकरण से बने जल वाष्प के अणुओं की गति ऊर्जा बहुत अधिक होती है, इसलिए वे एक दूसरे से बहुत दूर होकर हवा में विचरण करते हैं। ठीक है, जब भी वाष्पीकरण होता है, पानी का जब भी वाष्पीकरण होता है तो जो जल वाष्प होता है, मतलब पानी के सतह से जो वाष्प निकलता है उसको क्या बोलते हैं, जल वाष्प बोलते हैं। अणुओं की गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, उसके अणुओं के मतलब उसके मॉलिक्यूल्स का, वाटर मॉलिक्यूल्स का, ऐसे बोल सकते हो कि वाटर मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो बहुत अधिक होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वेरी हाई होता है, इसलिए वे एक दूसरे से बहुत दूर होकर हवा में विचरण करते हैं। ठीक है, ओबियसली टेम्परेचर बढ़ता है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो उसके अणुओं का या परमाणुओं का जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे भी यही होगा। यहाँ पे पानी जो है एक तरह का पदार्थ है, द्रव है, तो जब भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली वो जब इवोपरेट होगा या इवोपरेशन होगा तो वहाँ से जो जल वाष्प निकलेगा तो उसमें जो उसके परमाणु होंगे उसका क्या होगा, उसके जो अणु होंगे, मतलब पानी का जो अणु होगा उसका गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये कोई नया बात नहीं है, इसलिए वे एक दूसरे से बहुत दूर होकर हवा में विचरण करते हैं, इसीलिए वो हवा में एक दूसरे से अलग होके विचरण करता है। चलो अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट नहीं है, अगला जो है वो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है ऊर्ध्वपातन, जिसको हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखना होगा। अब कहोगे सर आप तो हर बात को ही बोलते हो कि याद रखना होगा, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग आप लोग का हिम्मत बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, जब तक हम बोलेंगे नहीं कि ये भी बात याद रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वैल्यू नहीं दोगे। ठीक है, तो मेरे बोलने का मतलब होता है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी को नहीं पता होता है। ठीक है, और देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मेन टॉपिक होते रहते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको वैसे ही मार्क्स आता है। क्लियर, और एक बच्चा होता है ना, एक तरह का स्टूडेंट, मतलब एक दूसरा टाइप का स्टूडेंट होता है जो हर चीज़ को अच्छे से पढ़ने में विश्वास रखता है। इन दोनों तरह के स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस है, एक स्टूडेंट जो मेन टॉपिक पढ़ने में विश्वास रखता है, दूसरा स्टूडेंट जो हर तरह के टॉपिक को सीखने में विश्वास रखता है। उसको लगता है कि नहीं यार हमको हर चीज़ सीख के जाना है, एग्जाम्स में पता नहीं क्या पूछे। तो वहाँ पे जब मार्क्स आता है ना, तो वहाँ पे भी डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। और ऑब्वियसली आप लोगों का भी ये जो थिंकिंग है ना, उस थिंकिंग के अनुसार ही मार्क्स आएगा, क्योंकि उसी के अनुसार आप प्रिपरेशन करते हो।
एक जो दूसरा बच्चा जो हर टॉपिक अच्छे से पढ़ता है, पता है अगर 100 मार्क्स का एग्जाम्स हुआ तो वो 90, 95, 96, 98 या 100 में 100 भी ला सकता है। ऐसा ही हम लोग उम्मीद करते हैं, क्योंकि वो हर एक टॉपिक पढ़ के गया, छोटा बड़ा जो भी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है उसको बस पढ़ना है, टॉपिक को सीखना है। और एक दूसरा स्टूडेंट जो मेन टॉपिक पढ़ के गया ना, वो बहुत लाएगा तो 50-60 नंबर या 40 नंबर लाएगा। अब इंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो भाई, इंट्रेंस एग्जाम्स में इतना नंबर का अगर फर्क आएगा, समझ रहे हो, आपका रैंकिंग पे कितना असर पड़ेगा। वो जो बंदा है दूसरा वाला जिसने हर एक टॉपिक को अच्छा किया, उसको अच्छा मार्क्स भी आया, तो उसको अच्छा कॉलेज मिलेगा, मनचाहा ब्रांच मिलेगा। और आपने या दूसरा जो स्टूडेंट है मेन टॉपिक पढ़ने में विश्वास रखता है, वो 40 नंबर लाया, 50 नंबर लाया, उसको मनचाहा कॉलेज भी नहीं मिलेगा, फिर मनचाहा ब्रांच भी नहीं मिलेगा। तो आपको अभी क्या करना है, अभी आपको क्या करना है, हर टॉपिक पढ़ के जाना है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलिए, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, थोड़ा इसको जल्दी समझिए। कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बहुत सारे ऐसे ठोस पदार्थ हैं, ठीक है, सॉलिड हमारे पास मैटर है, जिसको गर्म किया जाता है तो वो सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ठोस से क्या हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है विदाउट कन्वर्टिंग इन लिक्विड स्टेट। जैसे बहुत सारे ऐसे भी पदार्थ हैं जिसको गर्म किया जाता है, पहले से वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं, जब उसको गर्म किया जाता है तो वो पहले पिघलता है, पिघल के वो द्रव अवस्था में जाता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में जाता है, फिर और गर्म किया जाता है तो फिर वो गैस में जाता है। पहले भी ये बात हम लोग कर चुके हैं। लेकिन जो कुछ ऐसे भी हमारे आसपास पदार्थ हैं जो जिसको गर्म किया जाता है तो वो डायरेक्ट ठोस से गैस अवस्था में चला जाता है, लिक्विड में नहीं जाता है। और ऐसे पदार्थ का नाम आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो आपको आई थिंक कि क्लियर हो गया। कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। It is the change of gaseous state directly to solid state without going through liquid states and vice versa। vice versa मतलब इसका उल्टा भी क्रिया हो सकता है, या तो डायरेक्ट गैस से ठोस बन सकता है या ठोस से डायरेक्ट गैस भी बन सकता है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे का vice versa होता है। अगला पॉइंट क्या है, ऐसे पदार्थ जिसमें ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है उसे ऊर्ध्वपातज, ठीक है, देखोगे यहाँ पे ऊर्ध्वपातज यानी कि सब्लिमेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेट कहते हैं। याद रखना होगा, सब्लिमेट, ऊर्ध्वपातज, सब्लिमेट। पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा सब्लिमेट है, कौन सा इसमें ऊर्ध्वपातज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल लिखा है, इसको बिल्कुल दिमाग में डाल के रख लेना। पहला है नौसादर, ठीक है, कभी ना कभी ज़रूर आप लोगों ने नौसादर का नाम सुना होगा। दूसरा है कपूर और तीसरा है आयोडीन। कपूर तो हम लोग देखे होंगे, पूजा पाठ हमारे घर में होता है या कोई और भी कहीं पे, तो देखोगे कपूर को लोग जब जलाते हैं, यानी कि उसको जब हीट दिया जाता है तो वो डायरेक्ट क्या हो जाता है, गैस का धुआं का रूप ले लेता है। ऐसा नहीं होता कि वो पिघलता है, थोड़ा सा भी लिक्विड में वो कन्वर्ट नहीं होता, पूरा का पूरा वहीं से जल जाएगा, जल के गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो द्रव में नहीं कन्वर्ट होता है। आया बात समझ में? अब देखो यहाँ पे नौसादर क्या होता है, तो इसका जो नौसादर जो होता है इसको अमोनियम क्लोराइड बोला जाता है, जिसका फार्मूला होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। याद रखना, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। कपूर जो होता है, कपूर का आप लोग को अंग्रेजी पता होगा, इसको कैम्फर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैम्फर बोला जाता है, CAMPHOR, कैम्फर। और आयोडीन तो जानते हो, आयोडीन को आयोडीन ही बोला जाता है। क्लियर? तो ये जो 3 पदार्थ हैं ये हमारा ऊर्ध्वपातज है, इसको याद रखना, इनका नाम याद रखना, आपका काम है। VVI है, ठीक है, क्या है, VVI है। तो चलो, आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत दिनों से पढ़ रहे थे, 2-3 क्लास लगा, थोड़ा टाइम दे के पढ़ना होता है, हड़बड़ाने का ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। जितना टाइम दे के पढ़ोगे ना टॉपिक को, उतना ज़्यादा आपको लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा, मतलब टॉपिक याद भी रहेगा।
ठीक है, तो चलो आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।